all Kumar Dwivedi, and you all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों, आज हम फिर से क्वेश्चन सीरीज का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं और बने रहेंगे हमारे साथ क्योंकि हम लास्ट तक बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे और ये एक बहुत सुंदर लेक्चर होने वाला है और डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी और आप जितने भी सभी जो लोग हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस मतलब हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स जो भी साथियों हैं वो मिलते रहें। ध्यान से समझेंगे सारी बातें और अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जो JEE नीट और कहीं ना कहीं 10th 11th 12th और क्लास 9th CBSE के लिए पढ़ रहे हैं। उन सभी तमाम साथियों के लिए जो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी PCS हो, पुलिस हो, NDA हो, CDS हो और एयरफोर्स नेवी इत्यादि जितने भी हमारे सब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के आपको मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेक्चर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, गिव मी फ्यू सेकेंड्स while I am uploading my PDF to work. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज का टॉपिक है वो है जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो हमने थ्योरेटिकल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 100 करीबन लेक्चर्स लिए हैं जिसमें डिटेल्ड वे में हमने पढ़ाया है एक एक चीज को, चाहे वो क्लास 11th के टॉपिक हो, चाहे वो क्लास 10th की पूरी साइंस की बुक हो, चाहे आपके NCERT के सारे क्लास 12th के लिए लेक्चर्स अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं अगर आप इसके लिए कहीं ना कहीं क्यूरियस हैं तो उनको हम बहुत ही विस्तारित तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हो ऑप्टिक्स के कई सारे 7 ऐसे एक एक घंटे के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो उन्हीं लेक्चर्स के बेसिस पर दोस्तों हमने आज यहाँ पर क्वेश्चंस अरेंज करे हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, टू द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं दोस्तों जिनके विषय में हमने काम किया है। सो आपके डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा ये क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहेंगे हमारे साथ और करीबन करीबन ये 50 क्वेश्चंस के अप्रोक्स रहेंगे और उनको हम वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको अपने पहले पहले जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो दोस्तों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सीरीज में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि there are 3 types of carbon allotrope. One is graphite, then the diamond, and the third one is what? C60, Buckminster Fullerene. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए है, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट। यहाँ दो बातों की बात करी गई है, दो चीजों की बात करी गई है, दो बार एलोट्रॉप की बात करी गई है। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। सो यहाँ पूछा गया है ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। ये हार्डनेस की रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द हार्डनेस ऑफ डायमंड rather than that of graphite? So first option is this कि डिफरेंस होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस में। जो दो मॉलिक्यूल्स हैं डायमंड के यानी कि कार्बन के कंपाउंड हैं, दो मॉलिक्यूल के अगर मिले तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस की वजह से यहाँ पर हार्डनेस होती है। क्या दूसरा कह रहे strong atomic bonding in diamond. We know that बच्चों साथियों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड के यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। सो कोवलेंट बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बॉन्ड, या हम कहें इट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो है आंसर हो सकता है, बट 3 और 4 जब तक हम नहीं देखेंगे। इसमें थर्ड लेक्चर कह रहा है, थर्ड पॉइंट जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेक्स इट वेरी हार्ड।
3D जो है वो हार्ड बनाता है इस चीज को। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी डायमंड के लिए कार्बन की क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो 3D, जस्ट अ सेकंड, sp3, ओके, sp3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसा कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डायमंड जो है वो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इस वजह से इसकी दिस इज कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हार्डनेस के लिए हम अगर बात करेंगे तो सेकेंड एक पॉइंट बन सकता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं इसके अंदर, तो हम इसकी हार्डनेस को इसके लिए कह सकते हैं। बट द मेन इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन, द 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स मेक्स वेरी हार्ड। ओके, डायमंड में सबसे ज्यादा हार्ड अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि ब्लैक डायमंड रहेगा। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर बताएं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाएं। दोस्तों ऐसे नहीं कभी पढ़ पाओगे आप, ठीक है। मैं सारे जो ऑप्शन है उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, और साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा, इसका डिटेल में समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वेयर वाज द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्टेड। ओके, इट वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर दोस्तों, पहला एटॉमिक बॉम्ब कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था, उसका टेस्ट कहाँ हुआ था। तो आप समझिएगा, जब दुनिया में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके दौरान क्या हुआ, उसके दौरान जो यूएसए है, यानी कि संयुक्त अमेरिका है, ठीक है, यूएसए ने न्यू मैक्सिको के अंदर, ठीक है, न्यू मैक्सिको के अंदर एक ट्रिनिटी करके एक टेस्ट किया था। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि यूएसए ने न्यू मैक्सिको के अंदर एक टेस्ट किया था, जो सबसे दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट रहा हो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब पहली बार जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे, उनमें एक प्रयास ये भी था कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब जो टेस्ट हुआ था, वो यहाँ पर न्यू मैक्सिको के अंदर यूएसए में हुआ था, ठीक है। हिरोशिमा जापान में, ये आपका हिरोशिमा और नागासाकी में बेटा जापान में जगह हैं। ये दो ऐसे बॉम्ब गिरे थे, ठीक है, और इनमें तबाही हो गई थी। और अभी भी अगर आप देखो, जब भी किसी जगह पर एटॉमिक बॉम्ब गिरता है तो वहां की रेडियो एक्टिव किरणें बहुत दूर तक फैलती हैं, और ये आगे आने वाली जनरेशन तक को हिला देती है। अभी भी वहां पर डिसेबल्ड, जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, वो बॉर्न हो रहे हैं, और वहां की जो डीएनए स्ट्रक्चर है लोगों की, वो चेंज हो गई। इतना बुरा प्रभाव पड़ा था हिरोशिमा और नागासाकी के जगहों पर। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, नेक्स्ट टेक टू द स्लाइड 3, कि यहाँ पर इन्होंने कहा है हु फर्स्ट मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम बताइए दोस्तों जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी के बारे में सबसे पहले पता किया। सी जो है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी अगर हम बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो प्रकाश है वह हमारे वैक्यूम में यानी कि निर्वात में फ्लो करता है, यानी कि इसकी स्पीड होती है दोस्तों। इसके बारे में किसने बताया? पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है हमारा रोमर, ठीक है, इनका नाम था रोमर ही कह सकते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट की केस में। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का नाम आता है, ठीक है। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में दोस्तों बताया। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट एक तरीके की ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सर रोमर साहब ने बताया, ठीक है। ये रोमर साहब जो थे, इन्होंने करीबन करीबन
1930 के आसपास 1930 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ये कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये इतनी स्पीड से चलती है। तो सबसे पहले जो वेग है, स्पीड है किसकी, प्रकाश की, वो बताने का काम किया था सर रोमर साहब ने। आप समझ पा रहे होगे मेरी बातें, चीजें क्लियर हो रही हैं तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, इट इज दैट कि विच टाइप ऑफ रे, ऐसी कौन सी किरणें हैं जो रेडियोग्राफी के काम में लाई जाती है। ठीक है, या फिर हम कहें एक्सरे इमेजिंग, जो एक्सरे आप करते हो जब भी कभी आपको किसी भी ऑर्गन में यानी कि शरीर के किसी पार्ट में कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है, सो वी आर गेटिंग एन एक्सरे। ठीक है, एक्सरे इज द एग्जामिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर। बोन अगर टूट जाती है तो कहाँ से टूटी है इसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे इमेजिंग कराते हैं, और वो बेसिकली रेडियोग्राफी होती है। होता क्या है, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हमारे हड्डियों से टकराकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो हम एक्सरे पर ले सकते हैं। अगर आप देखो कि क्या है ये, कौन सी किरणें हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है पोलराइज्ड वेव रिफ्लेक्शन, क्या ध्रुवीकरण वाली जो किरणें हैं यानी कि पोलराइज रिफ्लेक्शन है वो काम करता है यहाँ पर दोस्तों। या फिर दूसरा हम कह लें कि जो सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो काम करती हैं, यानी कि जो विवग्योर है, ठीक है, सूरज से आने वाली सफेद रोशनी में विवग्योर होगा, वो काम करता है यहाँ पर, वाई और होगा। ठीक है, 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनेगा, क्या वो काम करेगा। सी ऑप्शन लॉन्ग वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या यूवी रेज यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगी रेडियोग्राफी के अंदर, क्या ऐसा होगा दोस्तों। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो एक्सरे प्रोड्यूस बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, क्या एक्सरे जो हुआ है उसके हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो रे क्रिएट करती हैं। चलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा पोलराइज्ड वेव रिफ्लेक्शन। होता क्या है, जहां पर आप एक्सरे कराते हो तो वो एक पोलराइज यानी कि ध्रुवीकरण तरंगे होती हैं, ध्रुवित तरंगे होती हैं हिंदी में अगर हम बात करें, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो पोलराइज्ड वेव रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना होता है जो रेडियोग्राफी में बहुत काम आता है। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि रडार, रडार इन्वेंशन, हु डिस्कवर दैट, ओके, सो हु इन्वेंटेड द रडार। सो रडार बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि RADAR, आई एम राइटिंग हियर, एंड इट इज मीनिंग दैट द फुल फॉर्म ऑफ रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता क्या है कि शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, ठीक है, या लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं किसी भी स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, या स्पेस क्राफ्ट में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जो मतलब क्या नाम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका रेडियो डिटेक्टर सिग्नल्स हैं, ठीक है, या फिर रडार सिग्नल, जब स्पेस क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट जब एरोप्लेन या स्पेस क्राफ्ट जब हमारे किसी भी नजदीकी, ठीक है, नजदीकी किसी भी कम्युनिकेशन जो टावर है उस पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेगा, तो वहां पर जो प्रोसेस होती है यानी कि जो रेज कम्युनिकेशन होती है वो रडार से ही होती है। क्लियर है दोस्त, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्त। तो रेज के डिटेक्शन का यहाँ पर इसने सबसे पहले किसने किया, चलिए यहाँ पे बात करेंगे अगर, तो देखो रॉबर्ट वाटसन वॉट, रॉबर्ट वाटसन वॉट एक ब्रिटिश के ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश आर्मी के एक बहुत ही खुफिया व्यक्ति हुए और ये साइंटिस्ट भी हुए दोस्तों। इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया रडार को बनाने में। सबसे पहले इन्होंने, इनके साथियों ने करीबन करीबन चार ऐसे टावर खड़े किए जो जिनमें कुछ तो ट्रांसमिट कर रहे थे ये सिग्नल और कुछ यहाँ पर बैक सिग्नल, मतलब बैक रेडियो कुछ इमिट कर रहे थे, कुछ रिसीव कर रहे थे। तो वो कुछ ऐसे इनिशियल स्टेप्स रहे
इसमें आप कह सकते हो कि रडार के लिए सबसे पहले काम किसने किया? रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया। ठीक है, बातों बातों को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा यहाँ पे, समझिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर्स। ये अभी टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम अभी लीव कर देंगे, कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट में ले लेंगे इसको, क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सन्स हीट, सूरज की गर्मी पृथ्वी तक कैसे आती है? आप ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, there are basically three type of transfer of heat. There are three process of transfer of heat. One is conduction, okay, then the another is convection and third one is radiation. So conduction में हम basically metals के अंदर transfer of heat की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में ये बताया गया कि सूरज की गर्मी पृथ्वी तक कैसे आती है, तो यहाँ पर मैटर का कोई काम ही नहीं है, पूछा ही नहीं गया है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्शन की, तो दे बेसिकली जो फ्लूइड्स में अगर हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की, तो फ्लूइड्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, ये बात कही गई थी किसके द्वारा? ठीक है, कॉन्वेक्शन के प्रोसेस में हम पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगर हम रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। विदाउट द मीडियम वी कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सोर्स अगर है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में बिना किसी मीडियम के हम हीट को ट्रांसफर करा सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सूरज से पृथ्वी तक हमारे जितने भी सन की रेज हैं वो लाने का एक प्रोसेस होता है, जो हम रेडिएशन कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? सो द थर्ड ऑप्शन, द रेडिएशन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बात समझे? ठीक है, मैंने इसका डिटेल भी आपको समझाने का प्रयास किया है। नाउ नाउ अगर हम बात करें कुछ ऐसी किरणें जो सूरज से निकलती हैं और पृथ्वी तक आती हैं, और बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जब पहुंच जाती है हमारे पृथ्वी तक, तो ये स्किन का रोग के कारण बनती हैं दोस्तों। स्किन डिजीजेज यहाँ से बन सकती हैं, या फिर हम स्किन रोग से ग्रसित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान दीजिएगा कि इन विच केस द काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू परफॉर्म वर्क। जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² जिसका फॉर्मूला होता है, और द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यहाँ पर वो जो एनर्जी है वो कैसे काम में लाई जा रही है? क्या स्नो बॉल हिट करेंगे वॉल से, दीवार से कोई स्नो बॉल हिट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि कार्य करना कहलाएगा, या हम विप मतलब होता है एक लट्टू, ठीक है, लेसिस हॉर्स, ठीक है, अगर हम बात करें क्या घोड़े दौड़ाएंगे तब होगा काम? नहीं। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें स्नो बॉल हिट अ वॉल, ये वही चीज है। ठीक है, ऊपर ही का क्वेश्चन ले लिए हैं, कोई बात नहीं। मूविंग बॉल हिट्स अ बैट, ये एक ऑप्शन हो सकता है। व्हेन यू क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें बताया गया कि अगर बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आई और वो जा रही है, तो मोशन करेगी, गेंद मोशन कर रही है, और मोशन की वजह से अगर किसी भी बॉडी में एनर्जी आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड इफ द बैट्समैन, ओके, batsman hits the ball, then what would happen? It will reach to the boundary line, or it may be for 1 run, 2 run, or 3 run. It can be a boundary too. So I am saying that it is used as a verb. So the fourth option would be the correct option. Okay, आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ाया है कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि मोमेंटम चेंज हो रहा है और उसी मोमेंटम से वर्क डन हो सकता है। ये आप पढ़े हैं डिटेल में और क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन। आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रिसिटी के हमने कई सारे लेक्चर्स लिए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में जनरल साइंस में पढ़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है जाइए देखिएगा जाके। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो उसको मापने की एसआई यूनिट क्या होती है? अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो हम बात करेंगे V इज इक्वल टू IR की। ठीक है,
अगर हम V इज इक्वल टू आई आर को देखें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई। वोल्ट जो होता है वोल्टेज में मापते हैं और आई मतलब एम्पियर में मापते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। और बेसिकली ये ग्रीक लेटर है जो बात करता है किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी करंट को रोकने का एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी भी करंट की यानी कि विद्युत धारा को रोकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आइए समझते हैं दूसरे भी ऑप्शंस। वॉट जो है वो पावर का एक ऐसा यूनिट है। जूल कार्य की या एनर्जी का ऐसा यूनिट है। एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं हो पाएंगे। ए ऑप्शन जो है ओम्स या ओम इज वेरी करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, सारी बातें समझ आई। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, मतलब अगर हम बात करें नमी की मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र हमें काम में आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो वह यंत्र है, यानी कि स्पीडोमीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल। क्लियर है। आपके गाड़ी में, आपके मोटरसाइकिल में, आपके ट्रांसपोर्ट में एक जो यहाँ पर जिसमें किलोमीटर्स बताता है, ओडोमीटर होता है वो जो डिस्टेंस बताता है, उसके साइड में आपकी गाड़ी कितने स्पीड में भाग रही है वो बताता है स्पीडोमीटर। सो ए ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोमीटर अगर हम बात करें, हाइड्रोमीटर बेसिकली जो आपका कहीं ना कहीं हाइड्रोमीटर जो है वो बेसिकली हमारे मौसम से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटमॉस्फेरिक pressure. So the third option which is hygrometer, hygrometer is related with humidity. अगर मौसम में नमी है तो ये जो है ये वाला जो डिवाइस है हाइग्रोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट होगा जो ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आया बात, समझ आई दोस्तों। सारे ऑप्शंस हम क्लियर करके जा रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैटरी। बैटरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आयोन एक्सचेंज करना है। क्या आयोन एक्सचेंज करना हमारे कहीं ना कहीं बैटरी का प्रिंसिपल है, या रिफ्रैक्शन करना। रिफ्रैक्शन तो बेसिकली ये गलती ऑप्शन है, हम कह सकते हैं लाइट में हम रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो ये टोटली डिफरेंट आपके पास है ऑप्शन, ये नहीं हो सकता। अगर हम बात करें रिडक्शन की, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहीं हद तक सही होंगे। बट अगर हम बात करें बैटरी में, बैटरी में देयर इज कंटिन्यूअसली हाइड्रोलिसिस, ओके सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस, माफ कीजिएगा दोस्तों। सी जो है, सी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कंपाउंड इनटू द आयंस। सपोज दैट NaCl है, ठीक है, आपके पास एक सॉल्ट है, सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि हम पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी in the solution of NaCl and water, then the NaCl would be malt, okay, and it will be break down into two form, ion form of ions, that is Na plus ion and Cl negative ion. So they will be responsible for the conduction of electricity. तो ऐसे ही बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो कराती है, और बैटरी में स्टोर्ड जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए अगर समझ में आ रही हैं दोस्तों, एक लाइक ठोक के जाइएगा, सब्सक्रिप्शन करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, यही हमारा मोटिवेशन है आपके साथ, ठीक है। अगर आप साथ देंगे तो ये हमारा चैनल बहुत ही आगे तक जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है आपके पास, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, चाहे वो SSC हो, चाहे वो NDA हो या CDS हो, ठीक है। यहाँ पर लोअर PCS में भी कहीं ना कहीं जो प्री एग्जाम होता है उसमें भी कई बार हमने पूछा है।
हमने जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा की थी, तो वहां पर हमने बात करी थी कि न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, जो न्यूट्रॉन्स के जो फ्लो है या उसको स्लो डाउन करता है, न्यूट्रॉन्स की गति को रोकने का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। वो कौन सा ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा मतलब सब्सटेंस है जो ये काम करता है, ये मंदक के रूप में, हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के वेलोसिटी को मंदक के रूप में मंद करने का यानी कि स्लो डाउन करने का प्रोसेस का काम करता है। तो क्या वो ग्रेफाइट है, क्या वो कैडमियम है, क्या वो एल्यूमिनियम है? एल्यूमिनियम बेसिकली मेटल होता है, ठीक है, ये नहीं कर सकता दोस्तों। कैडमियम होता है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर खुद है, न्यूक्लियर कहीं ना कहीं ये पार्ट है, ठीक है। कैडमियम जो है रॉड होती है कैडमियम की, ठीक है। पैराफिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ग्रेफाइट अगर बात करें तो ग्रेफाइट यूज करते हैं हम, जिसके न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो डाउन करेंगे न्यूट्रॉन्स के जो वेलोसिटी है या न्यूट्रॉन्स के फ्लो है उसको हम कम कहीं ना कहीं कम करते हैं। ये बात हम समझ सकते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लोइंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अगर हम पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो देखें दोस्तों, भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था हमारे तारापुर में। तारापुर एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले भारतीय जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबसे पहला भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था तारापुर में दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच वाई डू इलेक्ट्रिक एप्लियंस बिकम हॉट when electricity flows through them? जब भी किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, आई फ्लो होता है, तो अगर हम बात करें कि वो गर्म क्यों हो जाते हैं? क्या पहला ऑप्शन देखिएगा क्या कह रहा है, इसका रीजन क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई हो जाता है, या लो वेपर हो जाता है, लो वेपर हो जाता है उसकी वजह से, या फिर बी ऑप्शन में हाई टेम्परेचर एंड हाई वेपर, ओके, ये हो जाता है, या फिर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रहता है और हाई वेपर रह जाता है, तो उसकी वजह से, या फिर अगर दूसरी चीज हम बोलें तो ये चीज हो जाएगी। तो आप बताइए हमें कि कहाँ पे आप चीजों को देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो वेपर, हाई टेम्परेचर एंड लो वेपर के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखो, तार में जब करंट फ्लो होता है आप जानते हैं, जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो तार गर्म हो जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होती है, और वहां पर लो वेपराइजेशन होता है, ठीक है, लो वेपराइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन कम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 रहेगा। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, विच प्रोसेस हेल्प्स इन रिसीविंग द सन हीट? जो सूरज की गर्मी है वो वो प्रोसेस है जो हेल्प करती है सूरज की गर्मी को रिसीव करने में यानी कि प्राप्त करने में। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, गैसियस फ्यूजन, या रेडियो एक्टिव एनर्जी। तो रेडियो एक्टिव एनर्जी ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वहां पर इमिट नहीं करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, बेसिकली सन का हीट दो कारणों से होता है। देखो, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस ऐसी गैसें हैं जो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जब ये दोनों सॉरी, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दो तरीके के प्रोसेस हैं जिसमें हीलियम के जो एटम है और हाइड्रोजन के जो एटम है ये मिलकर जब टकराते हैं आपस में तो नाभिकीय संलयन की वजह से
आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सूरज की जो हीट है वो जनरेट होती है। ठीक है, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यहाँ पर होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। और अगर हम नाभिकीय संलयन यहाँ पर होता तो उसको भी कहीं ना कहीं कर सकते थे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर सकते थे। ये चीजें आप ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ठीक है, वाई सॉरी विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सन्स हीट, ये अभी अभी हमने बात करी थी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर बेसिकली द मैक्सिमम, या हम कहें इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। लाइट ईयर कह रहा है, ये ईयर जो है वो टाइम है, बट अगर हम लाइट ईयर की बात करेंगे तो ये टाइम का यूनिट नहीं होगा दोस्तों, ये एक डिस्टेंस का यूनिट रहेगा। ये एक डिस्टेंस का यूनिट रहेगा जो आप बात करेंगे, इसको देखेंगे साथियों ध्यान से कि गीगावाट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। गीगावाट बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अगर हम डी की बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को मापने के लिए, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मापने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है लाइट ईयर। और लाइट ईयर को अगर हम बात करेंगे, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू दी मीटर। ठीक है, इतना अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की या वैल्यू की या मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के अंदर। और अगर हम बात करें इससे भी ऊपर, तो इससे भी ऊपर एक यूनिट और होती है जिसको हम कहते हैं पैरासिक। ठीक है, वन पैरासिक जो होता है, एक पैरासिक बराबर होता है, वन पैरासिक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, करीबन करीबन अगर हम बात करें, देखो ध्यान से समझो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर हम बात करें वन लाइट ईयर की, तो ये होता है 9.46, जो भी बताया मैंने, 10 टू द पावर 15 मीटर। और अगर हम बात करें वन पैरासेक की, तो ये होता है 3.26 लाइट ईयर के रिलेटेड है। ये रिलेशन है, ये दोस्तों रिलेशन है वन लाइट ईयर में और पैरासेक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये डेरिवेशन है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है, और कहीं ना कहीं हमारे ये लेक्चर जो दिए गए हैं इनमें भी आपको मिल सकता है। ठीक है, कहीं पढ़ाया है दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात क्लियर हो गई, यहाँ पे हमने सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। सूरज के प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में या पूरे सन के अगर सोलर सिस्टम को देखें तो वहां पर आपके प्लेनेट कौन सा नहीं है। देखो सबसे फर्स्ट प्लेनेट होता है मरकरी, सो इट इज वेरी करेक्ट। बट हमसे पूछा गया नॉट, हमसे पूछा गया कौन सा प्लेनेट नहीं है, तो वीनस भी प्लेनेट है। वीनस को हम कह सकते हैं मतलब पृथ्वी की बहन कह सकते हैं। एंड इट इज शाइनिंग, ओके, इट इज डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानते हैं, सौंदर्य का देवता कह सकते हैं इसको। सैटर्न भी हमारा एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, बट जो मून है, मून इज नॉट अ पार्ट प्लैनेट, ओके, लाइट, ओके। सो मून जो है, मून यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, इस वजह से मून जो है वो इस पार्ट नहीं होगा। बातें क्लियर है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों? ये मैं, अगर आप ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईडी। आर्मी, ओके, फौज के द्वारा यूज किया जाता है, इंडियन आर्मी इसको यूज करेगी, और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स की आर्मी है नेशन, वो यहाँ पर इसको यूज, आपने सुना होगा। इसके लिए इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एक्सप्लोसिव डिवाइस है। क्या इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडियन एक्सप्लोसिव डिवाइस है? क्या
इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ऑफ द सीरीज इज दिस। आप इसका आंसर बताएंगे कि दोनों ऑप्शन जो ऊपर लिखे हैं इंटरनेशनल और इंडियन, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर राइट ऑप्शन की हम, इम्प्रोवाइज्ड माने होता है अत्याधुनिक, एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहीं से बताता हूँ। आईईडी में पूछ लेता है, वो होता है लाइट, ठीक है, एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कॉल्ड? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज बेसिकली related with the phenomena, it is related with the phenomena of light, ठीक है। बट यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि ट्विंकल क्यों करते हैं? ट्विंकल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जितना भी हम जो भी सूरज के नहीं, चंद्रमा जो सॉरी, यहाँ पर जो नाइट है, एट द टाइम ऑफ नाइट जो ट्विंकलिंग करेंगे स्टार्स, तो स्टार हमसे बहुत एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दूर है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं पता कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर और सबसे ऊपर की हवाएं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह के ऊपर देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पर सितारे हैं, ठीक है। वो जो है ट्विंकलिंग इस वजह से करते हैं क्योंकि वो और हम, ठीक है, हमारे और उनके बीच में दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस होने की वजह से गर्म और ठंडी हवाएं, और जब गर्म और ठंडी हवाओं से प्रकाश, जो तारे का प्रकाश है वो टकरा कर निकलता है, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, है ना, वहां पर अगर हम बात करेंगे तो डेंसर और रेयर मीडियम बहुत सारे बनेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेलोसिटी है हमारे सूरज से, यानी कि जो तारों की जो रोशनी है दोस्तों वो आती है, तो उस वजह से अगर आप देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तारे का हमेशा हर हर पॉइंट पर बदलता रहेगा, इस वजह से ट्विंकलिंग करता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। बात समझ पाए होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विबग्योर फॉर्मेशन। अगर हम बैंडिंग ऑफ लाइट कहें तो वो भी कहीं ना कहीं एक रिलेटेड चैप्टर, रिलेटेड फिनोमिना है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट लाइक इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज एडवांस रिफ्लेक्शन। इस क्लास 12th में हमने पढ़ा है, और ऑप्टिक्स के अंदर इसका आप पूरा डिटेल क्लियर है बात है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो बी ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट और सही आंसर हो सकता है। क्लियर है बात, समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात अगर हम करें, हु इन्वेंटेड द थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, सर गैलीली गैलीलियो, ठीक है। ये बात करेंगे, देखो दोस्तों, गैलीलियो गैलीली जो थे, गैलीलियो गैलीली, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कई सारी चीजों को खोजा है। गैलीलियो गैलीली ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, गैलीलियो गैलीली ने हमारा कहीं ना कहीं टेलीस्कोप बनाया, ठीक है। बहुत सी चीजों को इन्होंने निर्माण किया है। सर इनके एक समकालीन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं मोशन के साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मोशन की स्टडी करी है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शंस? Directions can be detected by using the compass. Compass is very important and it is working on the deflection of direction, या फिर हम निडल कह सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है जो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ को डिटेक्ट करता है, ठीक है।
डिटेक्ट करता है, एक निडल लगी रहती है, वो हमेशा नॉर्थ के तरफ। कंपास जो है वो राजा महाराजाओं के द्वारा की राज्य की दिशा को निर्धारित करने लगाया जाता था उन पर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कंपास की। कंपास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, जो है हमारे क्या नाम, जो ऑस्टेड थे उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ से खोजा था, कंपास का डिफ्लेक्शन दिखाया। जब भी करंट पास करा रहे थे तो वहां पे कंपास रिफ्लेक्शन हुआ था, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डायरेक्शन से खोजा था। ये कंपास जो है वो डायरेक्शन को यूज करता है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन कंपास मैप, गूगल मैप खोलते हैं तो उसके अंदर भी इस तरीके का है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेंसर्स होते हैं कंपास उनमें सेंसर वहां पे यूज होता है। अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायु यंत्र है, यानी कि कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर करता है। स्पीडो में कहीं ना कहीं हमारी चाल को मीजर करता है। थर्मोमीटर जो है दोस्तों वो तापमान को मीजर करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बात अभी तक आपको कुछ सारी चीजें क्लियर हुई, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू होता है दोस्तों v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v is final velocity, u is initial velocity and t is the time period and a is the acceleration. तो मैकेनिक्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा करी है, जिसमें हमने इस फॉर्मूले के लिए भी पढ़ा है। तो आप ये चीजों को देख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यही कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से भी आप v के लिए निकाल पाओगे या a के लिए आप निकाल पाओगे। सेम फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है यही निकल के सामने आता है। तो द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन एंड इसकी यूनिट जो होगी, एक्सीलरेशन की यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो ये होगा m0 lt माइनस टू। क्लियर है, m0 lt माइनस टू। क्लियर है। स्पीड, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर जो डिस्टेंस यानी कि सॉरी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज अवर स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन की क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर जो है वो एक अलग टर्म है दोस्तों। मोमेंटम जो है, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है और पी से इसको डिनोट किया जाता है। ये आप पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे चीजों को। चलिए मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। प्रेशर जो है वो भी पी से डिनोट किया जाता है, बट इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल। ठीक है, ब्लेस पास्कल ने इस चीज को खोजा था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान दूरी समान समय में चली गई तो यह मोशन का कौन सा हिस्सा है और किस चीज की हम बात कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन होता है ये। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पे होगी तब ये चीजें होंगी। जब बॉडी चलेगी ही नहीं मित्रों तो कैसे ये रेस्ट पे हो सकती है? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ये केस है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी whenever the body covers equal distances in equal interval of time, then this is the case of uniform motion. समझ रहे हैं, समान समय में समान दूरी, माने अगर हम 1 घंटे में 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, नेक्स्ट 1 आवर में यानी कि दूसरे घंटे में भी हम 20 किलोमीटर जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 2 घंटे में हम 40 किलोमीटर चले और हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम समान समय में समान दूरी चल रहे हैं, तो ये एक केस बनेगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। अगर हम बात करें कि समान समय में असमान समय में, मतलब समान समय नहीं है और दूरी समान है, तो ऐसे केसेस में, या फिर अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि समान समय हो दूरी असमान हो, तो ऐसे केसेस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप इसके बारे में समझ सकते हो। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 24 क्वेश्चन है आपके पास।
which form of energy gets converted into electrical energy? Chemical energy is converted into electrical energy. सेल्स जो है दोस्तों वो केमिकल एनर्जी स्टोर करती हैं और वही केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और अगर हम बात करें किसकी, ठीक है, तो ये एक सेल होती है, सेल में केमिकल ऊर्जा होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये डायनामो की बात हो जाएगी। डायनामो जो होता है दोस्त वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम उस फॉर्म में बात करेंगे तो दूसरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन के सिनेरियो को बदल देते हैं, ठीक है, विद एन एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, बात करेंगे तो यहाँ पर चीजें आप ध्यान से समझ पाओगे। क्लियर है दोस्तों, समझ आया नहीं है बात? ठीक है, क्लियर करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डायनामो के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेड, है ना, व्हीकल्स में हम यूज करते हैं। एंड ये जो है हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती है और ये दोस्तों एक बहुत ही इको फ्रेंडली गैस हो सकती है और कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है दोस्तों। तो कंप्रेस करके जब गैस को मॉलिक्यूल्स भरा जाएगा तो बहुत सारी गैस एक छोटे से सिलेंडर में आ सकती है। बातें क्लियर है? ये बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही मैंने बना दिए हैं। कॉमन नेचुरल गैस कोई गैस नहीं होती, कॉमन नाइट्रोजन कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन कॉमन होते हैं बट यहाँ पर कोई भी चीजें यहाँ से रिलेटेड नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को समझेंगे कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखेंगे अभी अभी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी, ये कौन करेगा? मैकेनिकल एनर्जी मतलब देखो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। अभी बात कर रहे थे कि हमने हाथ से उसके हत्थे से घुमाया उसको और मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अगर हम इलेक्ट्रिक क्लॉक की बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ये चीज नहीं होगी। गिटार की बात करेंगे तो साउंड क्रिएट करेगा, साउंड यहाँ पूछा नहीं गया है। इलेक्ट्रिकल मोटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने कोई काम किया, माने मान लीजिए कि आप चक्की चला रहे हैं, ठीक है, आटा चक्की चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करी और उससे कुछ काम करवाया, तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बातें समझ पा रहे होंगे तो एक सब्सक्रिप्शन जरूर बटन प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस जो हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सामने मैं लेकर आता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द कंजर्वेशन एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, इसका जो दोस्तों नियम है ये कहलाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द फर्स्ट एनर्जी लॉ इज रिलेटेड विद दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर, ठीक है। शक्ति जो है, एनर्जी जो है या ऊर्जा जो है दोस्तों, ये ऊर्जा कभी भी ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका विनाश नहीं कर सकते, इसको क्रिएट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो केवल इसको क्या किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वी कैन ओनली कन्वर्ट इट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी वेरी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें एनर्जी एंड नहीं होती, एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एनर्जी इज इन कंजर्व्ड स्टेट, ये कुछ ऑप्शन सही है बट इसका जो राइट ऑप्शन है, वेरी करेक्ट ऑप्शन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है दोस्तों, बात समझ रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 भी है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस।
यानी कि वायुमंडल में कोई बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अभी अभी पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब को, प्रेशर को मेजर करने का काम करता है हमारा बैरोमीटर यानी कि वायुमापी यंत्र। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। थर्मोमीटर को मापा जाता है फॉर द टेम्परेचर, है ना, वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर थर्मोमीटर मेजर करता है, हाइड्रोमीटर मेजर करता है। ये एक तरीके का काम को कहीं ना कहीं ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आया था कि वो जो है बैरोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एटमॉस्फेरिक चेंजेस डिटेक्शन। ठीक है, यहाँ बातें समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, द सेकंड लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज। देखो ध्यान से समझिए, अभी तक आपको अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, तो एक काम जरूर करिएगा, मेरी मानिए तो एक सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। ठीक है, जिससे हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। और अगर ये चीजें आपको ध्यान से समझ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को ठीक है। व्हाट इज योर हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर? ओजोन लेयर की हार्मफुल किरणें कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज दोस्तों। यहाँ पर ओजोन लेयर जो है O3 मॉलिक्यूल से बनती है और इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत ही हार्मफुल होती हैं। यहाँ से हमने चीजों को ध्यान से समझा था कि जो यूवी रेज हैं, ये यूवी थर्ड रेज यानी कि यूवी सी रेज, यहाँ पे समझिएगा, यूवी थ्री जो रेज हैं अल्ट्रावायलेट की तीसरी किरणें, यूवी यूवी थ्री रेज। ठीक है, यूवी सी रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो जो स्किन रोग का कारण है, स्किन डिजीजेस का कारण है, वो है हमारी सूरज से आने वाली यूवी रेज। इसको कंट्रोल करेंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यानी कि ओजोन की जो सिचुएशन है, यानी कि जो कहाँ पर रहती है, वो चीजें हमने ध्यान से समझनी थी कि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन मंडल रहता है, वहां पर होती है। रेडियो वेव्स जो है वो शॉर्ट रेंज वेव्स हैं। माइक्रोवेव्स ये कहीं ना कहीं गर्म करने का, खाने को गर्म करने का कारण होते हैं। ये हमारी पानी के मॉलिक्यूल्स जहां पर होते हैं उन चीजों को गर्म कर सकती हैं। ओवन है, ठीक है, उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये क्लियर कर रहे हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा। ये बहुत चीजों को हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज कि इन विच मीडियम डज द साउंड नॉट ट्रेवल? साउंड इज बेसिकली अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट्स नॉट अ नॉन मैकेनिकल वेव, ये नहीं है। साउंड वेव जो है वो एक यांत्रिक तरंगे हैं, यानी कि मैकेनिकल वेव का हिस्सा है दोस्तों। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी कि ट्रेवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो वो साउंड वेव्स होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। और उनमें वो जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता उनको पड़ती है। अगर हम साउंड वेव की चर्चा करेंगे तो साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल इन विच मीडियम, किस माध्यम में साउंड की यानी कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं जा सकती। तो आप देखो, पहला ऑप्शन दिया गया गैसेस, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गैसेस। गैसेस में सबसे लोएस्ट जो स्पीड होती है साउंड वेव की होती है। सॉलिड में सबसे हाईएस्ट स्पीड की वेव होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है साउंड वेव्स की। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर। अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो सेकंड जो कहीं ना कहीं मतलब साउंड वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड निर्वात, एंड ये हम बात करेंगे, इसका दूसरा नेम है एब्सोल्यूट स्पेस।
वैक्यूम जो है एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, और जब मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव नहीं ट्रेवल करेंगे। जैसे स्पेस में अगर आप देखोगे, स्पेस में कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो जो दो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जहां पर अगर स्पेस में जाएंगे तो अगर वार्तालाप करेंगे दोस्तों, ही कैन नॉट हियर वन अनदर साउंड, ठीक है, दे कैन नॉट हियर, दे कैन नॉट कम्युनिकेट बाई स्पीकिंग देयर, ठीक है, बातें समझ पा रहे होंगे कि वैक्यूम जो है वहां पर साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती है, बिकॉज दे आर नॉन मैकेनिकल, दे आर नॉट अ नॉन मैकेनिकल, दे आर मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल की बात करेंगे, यानी कि अगर हम नॉन बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है वो लाइट इज अ नॉन, ठीक है, लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है, जैसा कि आपने निर्वात में देखा था कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर हम बात करेंगे एक इसका साउंड का, एक नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है, ये एक मैकेनिकल वेव है। और दूसरा एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, पानी में जो तरंगे बनती हैं, वाटर वेव्स जो बनती हैं, वो भी एक मैकेनिकल वेव का हिस्सा है, ठीक है, बातें समझ पा रहे हैं। एक डिटेल्ड वर्जन मैंने डिस्कशन यहाँ पर किया है। अभी तक जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन से हमने डिस्कशन किया था, और अभी तक जो हमने डिस्कस करी हैं, अगर आपको समझ आया होगा, ठीक है, ये चीजें अगर आपको ध्यान से समझ आई होंगी, तो हमारे इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन जो है कंपेटिटिव लेवल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंपेटिटिव लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते आएंगे। चीजें समझ रहे हैं, ठीक है, बातें को समझ पा रहे होंगे। ये हमारे लिए क्वेश्चन था, ये पूरा लेक्चर यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया था आपके लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद टू ऑल, सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन। वंदे मातरम दोस्तों।